जय हिंद। वंदे मातरम। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उसका प्रारंभ किस देश में हुआ और धीरे धीरे ये जो राष्ट्रवादी भावना है या एशिया महाद्वीप में किस तरह से प्रसारित होने प्रारंभ हो गई और साथ ही साथ इसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद से हमारा आशय होता है देश के प्रति प्रेम या देश से प्रेम करना। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए देश के प्रति प्रेम की जो भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यूपी बोर्ड में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, वह यह पूछा जाता है कि आप बताइए राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हमें दिखाई पड़ती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्रांस। अब फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो हमें दिखाई पड़ती है और यह विचारधारा फ्रांस में जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है उस समय हमें दिखाई पड़ती है। अब फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति क्यों हो गई? क्रांति इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ का जो राजा था जिसका नाम लुई 16वां था, जो बूर्बो राजवंश का शासक था, वह एक बहुत ही अत्याचारी, निरंकुश और अराजक शासक था। यह अपने देश की, उनके देश की जो प्रजा थी, जो नागरिक थे, उनसे अधिक कर वसूला करता था और इस कारण से जनता में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई क्योंकि उनको तो पहली बात किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे और साथ ही साथ अधिक से अधिक कर वसूला जा रहा था। इन तमाम समस्याओं का सामना जनता आए दिन कर रही थी और धीरे धीरे जनता एकत्रित होने लगी और यही उनका जो संगठन आगे चलकर 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति का जन्म दे देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1789 ईस्वी में। जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। अब लुई 16वां किस वंश का शासक था? तो यह आपको पता होना चाहिए, अर्थात जो लुई 16वां है वह बूर्बो राजवंश का शासक था। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति है वो 1789 में सफल हो जाती है और धीरे धीरे उसके बाद फ्रांस में कुछ वर्षों तक तो सामान्य शासन व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन इसी बीच हमें एक व्यक्ति का और प्रभाव अर्थात उदय फ्रांस में दिखाई पड़ता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में राज सत्ता संभाल लेते हैं तो कुछ दिनों तक इनके भी शासन सत्ता बहुत ठीक प्रकार से चल रहे होते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता अर्थात नेपोलियन नागरिक संहिता लाई जाती है उसमें नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे कि उनको सामान्य रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, निवास करने का अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के विभिन्न जो अधिकार हैं वो नेपोलियन के द्वारा अपने जनता को दे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अर्थात कुछ वर्षों के पश्चात हम देखते हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन को वाटरलू नामक युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हो जाता है तो वहाँ पर पुनः पूर्ववर्ती जो राजवंश हुआ करता था अर्थात बूर्बो राजवंश, उसी के वंशजों को वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और 1815 ईस्वी में जब वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन पराजित हो जाता है तो इस पूरे पराक्रम में शामिल प्रमुख 4 देश जिनको हम एक कोड के माध्यम से समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्रैब, अर्थात प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। अब एक बार पुनः आप इसको दोहराइए मेरे साथ। प्रैब में पहला जो आएगा आपका प्रा मतलब प्रशा यानी पी मतलब प्रशा, आर मतलब रूस, ए मतलब ऑस्ट्रिया और उसके बाद बी आता है जो शब्द उसका मतलब होता है ब्रिटेन। तो इस प्रकार से प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये 4 जो है वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित होते हैं और एक संधि करते हैं और इस संधि के माध्यम से ये फ्रांस में पुनः बूर्बो राजवंश को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में जो क्रांतियाँ हुई, राष्ट्रवादी विचारधारा आई, वो अंततः 1815 ईस्वी की जो वियना की संधि होती है उसमें सिमट कर रह जाती। लेकिन वहीं दूसरी ओर फ्रांस की जो सीख थी, उसके जो राष्ट्रवादी विचार थे, वो अन्य यूरोपीय देशों को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे थे। उनमें जो सबसे अधिक प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है वो 2 देशों में दिखाई पड़ता है।
पहला जिसे हम जर्मनी के रूप में कह सकते हैं, दूसरा हम इटली के रूप में कह सकते हैं। अब इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जर्मनी का जो एकीकरण है वह बिस्मार्क के द्वारा संभव किया गया था 1871 ईस्वी में। अब बिस्मार्क की एक प्रमुख नीति थी जिसको हम कहते जिसको इतिहास में कहा जाता है रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति के माध्यम से ही बिस्मार्क संपूर्ण जर्मनी को 1871 ईस्वी में एकीकृत कर दिया जाता है। अब यूपी बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछता है, तो यूपी बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब और किसने संभव किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में संभव किया, जिसकी एक प्रमुख नीति थी रक्त और लौह की नीति। इसी तरह से अब हम बात करते हैं आपसे इटली की। तो इटली का एकीकरण करने में जो है 3 प्रमुख जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनका नाम आता है। पहला आता है मेज़नी, दूसरा नाम आता है काबूर और तीसरा नाम आता है गैरीबाल्डी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है इटली के एकीकरण में उसका नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने 1870 ईस्वी में संपूर्ण इटली को एकीकृत कर दिया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इटली के एकीकृत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो आपका उत्तर होना चाहिए गैरीबाल्डी। इस तरह से हम देख रहे थे कि यूरोप की जो एक क्रांति प्रारंभ होती है वो किस तरह से दुनिया के अन्य अर्थात यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, और इस तरह से जो यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा है वो धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ती चली गई और संपूर्ण जो यूरोपीय देश थे उनको प्रभावित किया। और कहीं न कहीं वहाँ पर जो भी अराजकता थी, जो भी निरंकुशता थी और जो निरंकुश शासक थे उनके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया, और ये संघर्ष धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित होती हमें दिखाई पड़ती है। और इस तरह से आज का यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।